नमस्कार। आज हम जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति की दुनिया के एक ऐसे खुलासे पर बात करने वाले हैं जो सच में हैरान करने वाला है। बात है 2025 के उस ऐतिहासिक टकराव की जिसने पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया था। एक साल बीत चुका है, लेकिन अब अचानक एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने उस पूरे घटनाक्रम को देखने का नजरिया ही एकदम से बदल कर रख दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प विषय को डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो जब कोई तीसरा देश अचानक से सामने आए और किसी द्विपक्षीय युद्ध में अपनी भूमिका मान ले। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें बिल्कुल यही देखने को मिला है। जिसे पूरी दुनिया सिर्फ दो पड़ोसी देशों की आपसी जंग मान रही थी, उसमें अब चीन ने अपनी अभूतपूर्व भागीदारी को खुले तौर पर स्वीकार कर लिया है। सच में ये एक ऐसा खुलासा है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीति और युद्ध के नियम ही बदल कर रख सकता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरी घटना को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, चीन की अभूतपूर्व सैन्य स्वीकारोक्ति। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर का एक फ्लैशबैक। तीसरा, मोर्चे पर डटे चीनी इंजीनियर। चौथा, फाइटर जेट का महामुकाबला। और पांचवां, चीन की उधार के चाकू वाली खास रणनीति। तो चलिए सीधे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, चीन की अभूतपूर्व सैन्य स्वीकारोक्ति। देखिए, ये कोई अफवाह या किसी खुफिया एजेंसी से लीक हुई रिपोर्ट बिल्कुल नहीं है। इस घटना में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका स्रोत। ये स्वीकारोक्ति सीधे चीन के भीतर से उनके अपने सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी के माध्यम से आई है। उन्होंने हाल ही में एक ऐसा इंटरव्यू टेलीकास्ट किया जिसमें चीनी रक्षा इंजीनियरों ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि मई 2025 के संघर्ष के दौरान वो पाकिस्तान में ही मौजूद थे। और सिर्फ मौजूद ही नहीं थे, उन्होंने वहां ऑन साइट टेक्निकल सपोर्ट भी दिया था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन ने आधिकारिक तौर पर यह माना है कि उनके कर्मी भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सीधे तौर पर सैन्य सहयोग कर रहे थे। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, ऑपरेशन सिंदूर का एक फ्लैशबैक। इस पूरे खुलासे की गंभीरता को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना जरूरी है। कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बेहद भयानक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। फिर इसके जवाब में 7 मई 2025 को भारत ने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन में एलओसी के पार और पाकिस्तान के भीतर 9 आतंकी ठिकानों को बिल्कुल सटीक तरीके से निशाना बनाया गया। दोनों देशों के बीच ये भीषण टकराव पूरे 4 दिन तक चला और आखिरकार 10 मई को युद्ध विराम पर सहमति बन गई। 100 से ज्यादा, जी हाँ, ये वो आंकड़ा है जो इस ऑपरेशन के स्केल को बयां करता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के बयानों को देखें तो इस टारगेटेड स्ट्राइक के दौरान जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। दोनों तरफ तनाव एकदम चरम पर था और ठीक इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच पाकिस्तान के एयरबेस पर एक और ही कहानी रची जा रही थी। और इसी के साथ हम आते हैं अपने तीसरे भाग पर, मोर्चे पर डटे इंजीनियर। एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, जिसे एविक भी कहते हैं, वहां के एक इंजीनियर जांग हेंग का बयान जरा सुनिए। उन्होंने कहा, सपोर्ट बेस पर हमने अक्सर फाइटर जेट्स के उड़ान भरने की गर्जना और हवाई हमले के सायरन की लगातार आवाजें सुनी। तापमान पहले ही 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा था। यह हमारे लिए एक वास्तविक अग्नि परीक्षा थी। जरा इमेजिन कीजिए इस सिचुएशन को। बाहर 50 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी, आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना और लगातार बजते सायरन। ये लोग कोई युद्ध लड़ने वाले सैनिक नहीं थे, बल्कि टेक्निकल एक्सपर्ट थे और इस भयंकर दबाव के बीच अपनी मशीन को साबित करने की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। वहीं एक और इंजीनियर यू दा का बयान देखिए। वो एक अलग ही इमोशनल एंगल सामने लाता है। वो कहते हैं, हमने इसे पाला, इसकी देखभाल की और अंततः इसे उपयोगकर्ता को सौंप दिया और अब यह एक बड़ी परीक्षा का सामना कर रहा था। देखिए, वो एक फाइटर जेट के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, जैसे वो कोई मशीन नहीं बल्कि उनका अपना बच्चा हो। हमने इसे पाला, ये शब्द साफ बताते हैं कि इन चीनी इंजीनियरों का अपने उपकरणों से कितना गहरा जुड़ाव था। वो बस वहां मशीनों की मरम्मत नहीं कर रहे थे, बल्कि सालों की अपनी मेहनत को असली युद्ध के मैदान में टेस्ट होते हुए देख रहे थे। तो आखिर ये इंजीनियर किस मशीन की देखभाल कर रहे थे? वो था J-10CE।
ये चीन का 4.5 जनरेशन वाला बेहद एडवांस्ड फाइटर जेट है, जो पावरफुल ASA रडार और लंबी दूरी की PL-15 मिसाइलों से लैस है। पाकिस्तान ने साल 2020 में चीन से ऐसे 36 विमान खरीदे थे, और जब मई 2025 का वो संघर्ष शुरू हुआ तो चीनी टेक्निकल टीम इसी एडवांस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बिल्कुल फ्रंट लाइन पर मौजूद थी। अब आते हैं चौथे भाग पर, फाइटर जेट का महामुकाबला। ये पूरा घटनाक्रम कई तरह के दावों और विवादों से घिरा हुआ है। एक तरफ चीन और पाकिस्तान का दावा है कि युद्ध के दौरान इसी J-10CE विमान ने पहली बार कॉम्बैट में हिस्सा लिया और भारत के शक्तिशाली फ्रांसीसी राफेल जेट को मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ भारत का आधिकारिक रुख एकदम स्पष्ट है। भारत दृढ़ता से इस बात से इनकार करता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे किसी भी लड़ाकू विमान का नुकसान हुआ है। देखिए, यहाँ हमारा मकसद किसी भी दावे को सही या गलत साबित करना नहीं है। हम बस ये देख रहे हैं कि कैसे एक तकनीकी मशीन युद्ध के दौरान दावों और सूचनाओं का केंद्र बन जाती है। चलिए अब रुख करते हैं अपने पांचवें और आखिरी भाग का, उधार के चाकू की रणनीति। अगर हम इस हवाई संघर्ष से थोड़ा पीछे हटकर पूरी पिक्चर को देखें तो समझ आता है कि ये निर्भरता कितनी गहरी है। सिप्री के आंकड़ों पर गौर करें तो 2021 से 2025 के बीच पाकिस्तान के कुल हथियारों के इंपोर्ट में अकेले चीन की हिस्सेदारी 80% थी। 80%! ये कोई मामूली व्यापार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी स्ट्रैटेजिक निर्भरता है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि 2025 में चीनी इंजीनियरों का वहां मौजूद होना कोई संयोग या इत्तेफाक नहीं था, बल्कि दशकों पुरानी गहरी सैन्य साझेदारी का ही एक सीधा नतीजा था। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारतीय सैन्य नेतृत्व ने इस पूरे संघर्ष को एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया। भारत के उप सेना प्रमुख ने चीन की भूमिका की तुलना एक पुरानी चीनी सैन्य रणनीति से की, जिसे कहते हैं उधार के चाकू से मारना। यह प्राचीन चीन की 36 रणनीतियों में से एक है। इसका सीधा सा मतलब होता है खुद सीधे युद्ध में उतरे बिना अपने प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी तीसरे पक्ष का मोहरे की तरह इस्तेमाल करना। भारतीय सेना का जो नजरिया है वो यहीं खत्म नहीं होता। भारत इस पूरे संघर्ष को एक लाइव लैब यानी एक असली प्रयोगशाला के तौर पर देखता है। उप सेना प्रमुख का दावा है कि चीन ने इस युद्ध का इस्तेमाल अपनी नई सैन्य तकनीक को असल माहौल में परखने के लिए किया। ऐसे भी गहरे संदेह जताए गए हैं कि चीन ने भारतीय सेना की हरकतों को ट्रैक करने के लिए अपने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड की। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बीजिंग ने भारत के इन विशिष्ट दावों पर आधिकारिक तौर पर न तो कोई हामी भरी है और न ही इनका खंडन किया है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो क्या निकल कर आता है? जब 2025 का ये युद्ध खत्म हुआ था, तब चीन ने दुनिया के सामने खुद को एक न्यूट्रल मध्यस्थ के रूप में पेश किया था, जो शांति की बात कर रहा था। लेकिन अब फ्रंटलाइन पर मौजूद खुद उनकी ही इंजीनियरों की स्वीकारोक्ति ने सब कुछ बदल दिया है। ये साफ है कि चीन की भूमिका महज एक दर्शक या मध्यस्थ की नहीं थी। इस एक खुलासे ने 2025 के संघर्ष की पूरी ऐतिहासिक कहानी को ही फिर से लिख दिया है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल, भविष्य की युद्ध शायद सिर्फ बॉर्डर पर आमने सामने की लड़ाई नहीं होंगे। जब पर्दे के पीछे से मिलने वाला ये टेक्निकल सपोर्ट, डेटा और प्रॉक्सी समर्थन ही युद्ध का नया मैदान बन रहा है, तो ये त्रिपक्षीय गतिशीलता भविष्य के वैश्विक संघर्षों को किस तरह का नया आकार देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सच में गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।